हे गाइस, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैपिटल गेन का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन। अब देखिए, इसमें अलग अलग सेक्शन है, जैसे सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F। तो ये जनरली आपके 6 सेक्शन दे रखे हैं। इसके अलावा 3 सेक्शन मैंने और कवर किए हैं, 54G, 54GA और 54GB, जो कि एग्जाम्शन से रिलेटेड है। फिर छोटी मोटी डिटेल्स और, जैसे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम क्या होती है। इसके अलावा सेक्शन 54H क्या है, तो उसका पार्ट भी कवर किया है, जिससे आपका कैपिटल गेन का सारा पार्ट खत्म। उसके बाद प्रोवाइड करूंगा आपको अनसॉल्व MCQs की PDF। वो आपको सॉल्व जरूर करनी है, जिससे आपका सेल्फ असेसमेंट हो पाएगा। क्योंकि उसके बाद मैं आपको सॉल्व PDF और एक्सप्लेनेशन का लिंक दूंगा, जिससे आपको आपकी गलतियाँ पता चल जाएगी। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद ये भी याद रखना कि जब आप ये टॉपिक देख रहे हो, तो मैंने टेबल के फॉर्म में कवर कराया है, शॉर्ट और स्वीटेस्ट वे में ये कवर कराया है। तो आप इसको कहीं उससे कंपेयर मत कर लेना CS के टॉपिक से, क्योंकि CS में क्या होता है, जनरली जब भी सर कराते हैं तो क्या कराते हैं, सेक्शन 54 कराया, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया, 54 भी कराया, न्यूमेरिकल कराया। तो इसकी मैं 7-8 वीडियो नहीं बना सकता था, क्योंकि आपको पता है कि हमें NTA नेट के कोर्स के अकॉर्डिंग कवर करना है। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस फालतू की बन जाएगी, जबकि हमें समझना क्या है, थियोरटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जब भी आप क्वेश्चन उठाओगे, तो उसमें थियोरटिकल कॉन्सेप्ट सस्ता सा सिंपल सा आया है। ठीक है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं आया। तो वैसे ही हमें समझना है। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट कवर करते हो, तो उसमें क्या करते हो, सेल्स कंसिडरेशन में एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेस करते हो, नेट सेल्स कंसिडरेशन आता है। जब आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है, तो उसमें इंडेक्सेशन का पार्ट नहीं आता। लेकिन जब आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है, जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो इंडेक्सेशन का पार्ट आ जाता है। तो जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, या जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। उसके बाद एग्जम्पशन का पार्ट आ रहा है। तो एग्जम्पशन कब होती है, जब जो ये नेट सेल्स कंसिडरेशन है, उनको इन एग्जम्पशंस जो भी सेक्शन दे रखे हैं, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया है। यानी कहने का मतलब, आपने अपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी, उससे जो पैसा मिला उसको आप सही जगह पे इन्वेस्ट करो, जिससे आपको एग्जम्पशन मिलेगी, जिससे आपका जो टैक्स का पार्ट है वो कम बनेगा। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, करना है, किस किस असेसी को करना है, कैसे कैसे करना है, कौन सी कैपिटल एसेट है, वो सारा पार्ट एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन में दे रखा है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, जिससे आपको सारी डिटेल ढंग से दिख जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एलिजिबल एसेसी कौन कौन से हैं। तो देखिए, सेक्शन 54, 54B और 54F के लिए बोल दिया इंडिविजुअल या HUF एलिजिबल होंगे। इसका मतलब कोई कंपनी नहीं होगी एलिजिबल, कोई लोकल अथॉरिटी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई AOP, कोई BOI, ये एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है। लेकिन 54D, 54EC, 54EE में क्या दे रखा है, एनी SSE, कोई भी इंडिविजुअल HUF के अलावा कंपनी भी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, कोई भी हो सकता है, एनी SSE। अब देखिए, मैंने क्या बताया, इसमें 2 कंडीशन है। एक तो आप क्या कर रहे हो, कैपिटल एसेट कौन सी ट्रांसफर कर रहे हो, जिस पे जनरली सेल वैल्यू का पार्ट मिलेगा। जो आपको अमाउंट मिलेगा सेल्स कंसिडरेशन, जिसको आप बोलते हो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आप ऐसे बोलिए नेट सेल्स कंसिडरेशन, क्योंकि एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेस किए होंगे। तो जो भी आपको नेट सेल वैल्यू मिली, उसको आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, वो जनरली आपको नीचे कंडीशन दे रखी है। देखिए यहाँ पे, एसेट बीइंग परचेज। तो मेन ये है एग्जाम के लिए, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो एक आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की गई है। ठीक है। और उस ट्रांसफ़र करने के बाद जो सेल वैल्यू मिली, उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है सेक्शन 54 के लिए इंडिविजुअल या HUF ने अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया होगा, जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में असेस होती है। मतलब जिसमें वो रहता है, एक तरीके से उसको उसने बेच दिया, उससे जो पैसा मिला, फिर जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर दिया। कंडीशन क्या क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगी। मैं एक एक करके नहीं बता सकता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक साथ करोगे तो क्या होगा, आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी कि यार यहाँ तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और यहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर किया है, तब जाके सेक्शन 54B आ रहा है। तो इससे कंपेयर करने में आसानी होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर किया है इंडिविजुअल HUF ने, जो कि ट्रांसफर करने से जस्ट पहले के 2 साल में वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज आ रहा था। किसके लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज आ रहा था। तब जाके ही एग्जम्पशन के लिए आप एलिजिबल हो। 54D में क्या बोल रहा है कि आप अपनी लैंड या बिल्डिंग को इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे थे। किसके लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे थे। अब वो गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के बीच में आ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको कंपलसरी एक्वायर कर दिया। तो ये बोल रहा है जो आप इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे थे, कंपलसरी एक्विजिशन से पहले जस्ट 2 साल, एटलीस्ट 2 ईयर्स बिफोर कंपलसरी एक्विजिशन। तो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, उसके 2 साल पहले तक आप उसको इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे थे, यानी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन का काम ये सब कुछ कर रहे थे। तब जाके वो लैंड या बिल्डिंग जो भी है, उसको ट्रांसफ़र करने पे जो भी पैसा आएगा, फिर उसकी कंडीशन दे रखी होगी कि आपने उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रखा होगा। देखिए यहाँ पे एसेट बीइंग परचेज, तो आपने ये परचेज की होगी, तब जाके आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि कैपिटल से जो ट्रांसफ़र कर रखी है वो कौन सी है,
फिर उसके बाद उसको कहाँ इन्वेस्ट किया गया है, समझ गए। तो देखिए यहाँ 54 EC के लिए क्या बोल दिया, किसी भी असेसी ने लैंड या बिल्डिंग या दोनों, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ट्रांसफर किए। सेक्शन 54 सिंपल सा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो असेसी ने क्या कर रखी है, ट्रांसफर करी है, जिसपे सेल वैल्यू मिली है। अब उसको कहाँ इन्वेस्ट किया है वो तो नीचे दे रखा है, बाद में देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे बोल रखा है 54F के लिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए, पूरे पॉइंट आ जाए। हाँ अब ठीक है। देखिए बोल रहा है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इसमें भी ये आएगी, इंडिविजुअल एचएफ कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर रहा है, किसको छोड़ के, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि जनरली वो यहाँ पे आ गया 54 में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब ट्रांसफर की डेट है, तो आपको पता है कि अभी मैं कंडीशन जब बताऊंगा इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें क्या बोल रहा है कि आपने एक नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो, तो वो बोल रहा है कि उससे पहले अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी हो तो तब भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो ये बोल रहा है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इन एडिशन टू न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको जो भी ट्रांसफर करने पर, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर पैसा मिला होगा, तो आपने कोई नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी होगी। ये आगे कंडीशन में दे रखा है यार रखना, पर उससे पहले आपके पास कोई एक हाउस भी हो तब भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, ये बोल रहा है। यानी नॉर्मल एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास शेयर्स थे और मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर हाउस में रह रहा था, तो ये तो मेरे पास था ही एक हाउस, अब मेरे पास शेयर्स थे और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के फॉर्म में है, क्योंकि देखिए मैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो इसमें आ जाता है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास शेयर्स थे, इसको मैंने बेचा, तो मैंने कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र किया, उस पर मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। फिर जब मैं एग्जाम्पशन लेने गया तो मुझे पता है कि जो भी नेट सेल्स कंसिडरेशन है, जो भी मेरे को पैसा मिला होगा शेयर बेचने पे, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट क्या किया, मैंने एक नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। अब उसकी भी कंडीशन है, आगे देखेंगे, लेकिन नॉर्मल समझ लीजिए कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली नहीं, तो आपको पता है कि एक तो आपके पास है ही और एक आपने खरीदी, तो ये बोल रहा है कि तब भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये नहीं कि आप इसको बेचो ऐसा बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास पुरानी हाउस प्रॉपर्टी चाहे एक हो, एक से ज़्यादा नहीं, एक है, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा असेसी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है चाहे, ठीक है। फिर आपको बोल दिया कि रिजल्टेंट कैपिटल गेन क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए बोल दिया LTCG, किसमें, 54 में। फिर आपको 54B में बोल दिया एनी, चाहे LTCG भी हो सकता है और STCG भी हो सकता है। 54D में बोल दिया D है ये, ठीक है, LTCG या STCG। ये 54 क्या अपना EC है, इसमें बोल दिया LTCG, डबल E में बोल दिया LTCG, और यहाँ पे क्या बोल दिया LTCG। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर जो भी हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, लैंड या बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो जनरली यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पार्ट को ही कवर किया जाएगा। यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही बोल दी, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ही बोल दी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट ही आपका आएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसमें, 54B में और 54D में, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, और बाकी सब में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब देखिए कंडीशन मेन जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये ढंग से देख लेना। तो देखिए सेक्शन 54 से रिलेटेड है, जहाँ पे मैं ये लाइन कर रहा हूँ, याद रखना। इसमें क्या बोल रहा है, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने के बाद जो नेट सेल्स कंसिडरेशन आया, जो पैसा आया, उससे हमने क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये हुआ। अब देखिए ये जो पार्ट आ रहा है, ये जितना भी ये पढ़ रहे हो, ये अमेंडमेंट है, यानी नया चेंज आया जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के बाद से 2021 से एप्लीकेबल है। तो हम पढ़ ही रहे हैं असेसमेंट ईयर 2021, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, वंस इन ए लाइफ टाइम टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अलाउड। इसका मतलब क्या है कि 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको अलाउड हो जाएगी वंस इन ए लाइफ टाइम, अगर आपका LTCG लेस देन ₹2 करोड़ है या इक्वल टू 2 करोड़ है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है, तो उस केस में लाइफ टाइम में, पूरे आपके जीवन में आपको 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अलाउड हो जाएगी, ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन है, ये फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, एग्जम्पशन का पार्ट होगा कि आपने बेच तो दिया, आपने जो कैपिटल एसेट बोल रखी थी ऊपर वो बेच दिया हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना है, वापस से हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी है। और इसके अलावा ये कंडीशन भी आ गई कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है, तो आपके 2 रेसिडेंशियल हाउस हो सकते हैं, ये हो गया। फिर आपको देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, ये किसके लिए था, 54B के लिए था, याद रखना। इसमें आपने क्या पढ़ा था कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपने ट्रांसफ़र किया है। मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको ऊपर का भी बताता रहूँगा ताकि आपको ध्यान आ जाए। फिर जो पैसा मिला आपको, उससे आपने क्या करा, रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया। जरूरी नहीं कि आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदा हो, इसकी तरह जरूरी नहीं कि रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदा हो। यहाँ पे आपको पता है कि आप रूरल भी खरीद सकते हो और अर्बन भी। तो जब आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र किया, बेचा, उससे जो पैसा आया, उससे आपने एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदा है, लेकिन वो रूरल भी हो सकता है और अर्बन भी हो सकता है।
फिर देखिए ऊपर आपने देखा था 54D में कि लैंड या बिल्डिंग जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए थी, तो आपने क्या करी, वापस से जो खरीदी है वो लैंड या बिल्डिंग ही खरीदी है जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ही है। इसमें सेम है। फिर आपने 54EC वाले पार्ट में देखा, उसमें क्या है, लैंड या बिल्डिंग या बोथ। तो इसमें क्या बोल दिया, जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किया उससे जो पैसा है उसको आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीदे, ये बोल रहा है। या क्या बोल रहा है, बॉन्ड ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ये पार्ट है इनके आपने बॉन्ड खरीदे, तब जाके आपको एग्जम्पशन मिलेगी। फिर आपको 54EE में क्या बोल रहा है, अब देखिए आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे मेरे को याद है। तो 54EE में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात कर रहा है जो आपने ट्रांसफ़र करी, तो उस केस में आपको क्या बोल दिया, लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू स्टार्टअप। तो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड है कोई सी भी, तो वो आपने स्टार्टअप से रिलेटेड जो भी खरीदी है तो वो आप जरूर खरीद लीजिए, जिससे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। फिर आपको लास्ट 54F की क्या बोल रहा है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर करी, किसको छोड़ के, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, लेकिन जो पैसा है नेट सेल्स कंसिडरेशन है उसका आपने यूज़ क्या करा है, कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदी है, बताइए। तो क्या बोल रहा है कि जब आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी तो उसमें रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये प्रोविजन है। लेकिन उससे जो पैसा आया उससे आपने क्या खरीदी है, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है। ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब देखिए मेन ये भी है, वो तो हो गया मेन, अब साथ में सबसे मेन ये भी है, टाइम लिमिट टू मेक द परचेज। आपको पता है कि आपने नेट सेल्स कंसिडरेशन किया, तो आपको एक टाइम होता है कि आपको जनरली क्या करना है कि जो भी एसेट एक्वायर करनी है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो कितने साल में करोगे। तो ये बोल रहा है परचेज, अगर आपने नए एसेट जो भी परचेज की, नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो भी परचेज की, वो आपको परचेज करनी है 1 ईयर बिफोर ट्रांसफ़र, या तो ट्रांसफ़र से 1 साल पहले उसके अंदर आप खरीद लो, या बोल रहा है और 2 ईयर फ्रॉम द ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के 2 साल बाद, 2 साल के अंदर, यानी ट्रांसफ़र के 2 साल के अंदर। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे, कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो आप ट्रांसफ़र के 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करवा दो, तब जाके आपको एग्जम्पशन मिलेगी, वरना एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है। अब देखिए आप बोलोगे कि सर ये पार्ट तो समझ में आ रहा है कि परचेज 1 ईयर बिफोर ट्रांसफ़र, क्योंकि जनरली क्या है, जब हमने बेचा होगा उससे पहले ही 1 साल के अंदर खरीद ली होगी। लेकिन क्या है, बेचने के बाद ये बोल रहा है कि 2 साल के अंदर हम खरीद रहे हैं, तो हमें उस साल कैसे एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्योंकि देखिए आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकला, जैसे मान के चलिए असेसमेंट है 2021 के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 की बात कर रहा है, तो उसमें कोई कैपिटल से ट्रांसफर करी, उसकी सेल वैल्यू आई, एक्सपेंस लेस किया, नेट सेल्स कंसिडरेशन आया, उसका कॉस्ट लेस करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। जो सेल वैल्यू आया उससे हमने क्या करी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन वो कब खरीदी हमने, इस ईयर के बाद खरीदी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, रिटर्न बढ़ने से पहले, यानी आपको पता है कि जो असेसमेंट डेट 2021 के अकॉर्डिंग, जैसे इंडिविजुअल एचएफ की बात कर रहा हूँ, तो मान के चलिए 31 जुलाई 20, यही तो होगा, नहीं 31 जुलाई 21, तो 31 जुलाई 21 से पहले आपको क्या करनी है, हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेनी है। ये हो गया। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी तो क्या बोल रहा है कि ट्रांसफ़र के 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप तो बोल रहे हो कि रिटर्न बढ़ने से पहले हो जाना चाहिए। तो तब क्या होता है, एक तरीका आ जाता है कि आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करा सकते हो, किसमें, और उसमें से पैसा बार बार ले सकते हो। मतलब गवर्नमेंट का एक अकाउंट होगा, उसमें जनरली आप जमा करा दो, क्योंकि अगर आप ये नहीं बना पाए, यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए और आपने कैपिटल गेन में जमा नहीं कराया, तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो एग्जम्पशन कब मिलेगी, आप क्या कर लो, इससे अच्छा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम वाले एक अकाउंट है उसमें जमा करा लो, जिससे क्या होगा, जब भी आपको ट्रांसफ़र यानी कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट चाहिए तो उसमें से यूज़ करते रहना, अमाउंट लेते रहना। पर ट्रांसफ़र के 3 साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कोई अनयूटिलाइज अमाउंट रह जाता है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, तो जैसे ही ट्रांसफ़र का पार्ट ये खत्म हो, यानी 3 साल का जो ये पार्ट खत्म हुआ, उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप ढंग से पढ़ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांसफ़र के 1 साल, ट्रांसफ़र से पहले 1 साल के अंदर आपको खरीद लेना चाहिए, या ट्रांसफ़र के 2 साल के अंदर, ट्रांसफ़र जैसी हो उसके 2 साल के अंदर। और कंस्ट्रक्शन टू बी कंप्लीटेड में क्या बोल दिया, विद इन 3 ईयर फ्रॉम ट्रांसफ़र, जैसे ट्रांसफ़र हुआ उसके 3 साल के अंदर। लेकिन अगर आप क्या कर पाते हो कि रिटर्न बढ़ने से पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो इससे अच्छा क्या करो, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करा लो, जिससे आपको पता है कि ट्रांसफ़र के बाद आपको 3 साल आराम से मिल जाएंगे, और इसमें से आप यूटिलाइज़ करते रहो। ठीक है, क्योंकि रिटर्न बढ़ने से पहले तो मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, टाइम बहुत लग जाता है कंस्ट्रक्शन में। तो गवर्नमेंट ने एक आपको ये भी ऑफर दे दिया, जो कि नीचे मैं आपको बता दूंगा। फिर देखिए इसके अलावा इस वाले पार्ट में क्या बोल रखा है, जो कि 54B वाले पार्ट में था, 2 ईयर फ्रॉम ट्रांसफ़र, कह रहा है टाइम लिमिट टू मेक द परचेज
2 ईयर फ्रॉम ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र से 2 साल में, 3 ईयर फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, जो गवर्नमेंट के थ्रू कंपलसरी एक्वायर किया गया था और जैसे ही कंपनसेशन मिला उसके 3 साल के अंदर मैंने खरीद लियो। 6 मंथ फ्रॉम ट्रांसफ़र, 6 मंथ फ्रॉम ट्रांसफ़र, सिंपल सा। और ये सेम टू सेम पार्ट जो यहाँ पे आपने देखा था यही है, सेम टू सेम। तो ये एग्जाम में पूछ लिया गया था इसलिए आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए आगे दे रखा है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे आपको नेट सेल्स कंसिडरेशन 20 लाख मिल गया तो जरूरी थोड़ी कि आप पूरा का पूरा इन्वेस्ट करो, आपकी मर्जी है। तो ये बोल रहा है कि नॉट एप्लीकेबल, इसमें कहीं नहीं बोल रखा कि इतना इन्वेस्ट करो, तो आपके ऊपर है जितना इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको इस हिसाब से एग्जम्पशन मिल जाएगी जितना आपने इन्वेस्ट किया। ये थोड़ी है कि आपका जो सेल्स कंसिडरेशन है जैसे 20 लाख का आपको पूरा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, नहीं। आपकी प्रॉपर्टी क्या है, कम की आई, 14 लाख की आई, 13 लाख की आई, तो उस हिसाब से आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्योंकि देखिए एग्जम्पशन का अमाउंट आगे दे रखा है, उसमें क्या बोल रहा है, LTCG या अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस, दोनों में से जो लोअर हो उतनी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्या बोला गया है, देखिए LTCG, ठीक है, और सेल्स कंसिडरेशन मान के चलिए कि 20 लाख था, क्या था 20 लाख, उसमें से आपने नई हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया 12 लाख का। तो बोल रहा है कि LTCG जो भी निकला, मान के चलिए कि LTCG निकला 4 लाख, तो कह रहा 4 लाख या 12 लाख, क्योंकि 20 लाख में से आपने जो इन्वेस्ट किया नई हाउस प्रॉपर्टी में वो 12 लाख का किया। तो ये बोल रहा है LTCG या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो LTCG मान के चलिए 4 लाख है, तो 4 लाख और 12 लाख विच इज़ लोअर, तो 4 लाख की ही एग्जम्पशन मिलेगी। कितने की मिलेगी, 4 लाख की ही एग्जम्पशन मिलेगी, दोनों में से जो कम है। तो यहाँ पे यही बोल दिया। फिर देखिए यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब आपने कौन से वाले पार्ट में 54 EC वाला ऊपर देख लेना एक बार, आपको ध्यान नहीं रहता इसलिए मैं बार बार बताता हूँ। 54 EC जिसमें लैंड या बिल्डिंग या बोथ की बात कर रहा है, और 54 EE में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात कर रहा है, ये जरूर याद रख लेना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों में 50 लाख, 50 लाख इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पुट टुगेदर। तो बोल रहा है 50 लाख करंट फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक साथ मिला के। फिर यहाँ पे क्या बोल दिया, 50 लाख इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पुट टुगेदर, दोनों में सेम है। तो 54 EC में और 54 EE में, याद रख लेना, ठीक। इसमें लैंड या बिल्डिंग या बोथ की बात करता है जो ट्रांसफ़र हुई है, और उसके बदले में आपने क्या खरीदे हैं, तो आपने बॉन्ड खरीदे हैं किसके, NHAI के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और बॉन्ड खरीदे हैं REC के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के। और इधर आपने क्या खरीदा है, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेसिफिक एसेट बता रखी है वो खरीदा है किसमें, 54 EE में। इस तरीके से आपको याद रखना है। और जो कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया वो क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो देखिए छोटे छोटे प्रोविजन है वो तो याद रखने ही पड़ेंगे, इधर कुछ एप्लीकेबल नहीं है, कितना भी इन्वेस्ट करो आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या बोल रखा है, सेम। यहाँ पे देखिए वही, यहाँ पे CG को लिखा है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म, इसलिए यहाँ पे सिर्फ CG लिखा है। और बाकी सब में LTCG क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर मैंने बता दिया था कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म आएगा, यहाँ लॉन्ग टर्म आएगा, यहाँ लॉन्ग टर्म आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे लोअर, यहाँ पे भी लोअर सेम है, कह रहा है लोअर ऑफ CG एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू लैंड और बिल्डिंग। यहाँ पे क्या बोल दिया, लोअर ऑफ LTCG एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स, ये ध्यान है आपको, लोअर ऑफ LTCG एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड असेट्स, ठीक, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बता रखी है। लेकिन जो 54F दे रखा है, ये 54F है सेक्शन, इसमें क्या बोल दिया कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है इनटू, नीचे क्या है, नेट कंसीडरेशन, ऊपर क्या है, LTCG, ऐसे, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड, या ऐसे बोल सकता हूँ अमाउंट इन्वेस्टेड सिंपल तरीके से अपॉन नेट कंसीडरेशन। देखो आपको पता है कि आपको 20 लाख मिले, लेकिन उसमें से आपने इन्वेस्ट कितना करा, 12 लाख ही करा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60% हो गया अराउंड, क्या हो गया 60%। तो आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो भी 60% मिलेगी। इसका मतलब जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका है, जैसे मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख का है, तो 4 लाख की 60% मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 12/20 इंटू 4, यानी 12 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 4 लाख, सिंपल सा बात। तो अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन नेट कंसिडरेशन, कि जो भी कंसिडरेशन मिला 20 लाख का, उसमें से 12 लाख ही इन्वेस्ट किए, तो प्रोपोर्शनेट तरीके से 60% ही एग्जम्पशन मिलेगी, किसकी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया ये, सिंपल सा। अब देखिए लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है, कई जने क्या करते हैं, जो कैपिटल एसेट्स खरीदते हैं, यानी जैसे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, या बॉन्ड के बदले जैसे बॉन्ड बोले खरीदने के लिए, या जैसे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र करिए उसके बदले में रूरल या अर्बन जो भी आपने खरीदी, तो ये बोल रहा है कि उस केस में उसको लॉक इन क्या करना है, जब से आपने खरीदी उसके 3 साल तक आपको रोक के रखना है। ये नहीं कि आप बेच दो, जिस साल आप बेच दोगे उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो बोल रहा है इसको भी 3 साल तक रोकना है, 3 साल तक रोकना है। इसमें 5 साल बोल दिया, इसमें 3 साल बोल दिया, इसमें 3 साल बोल दिया।
इस तरीके से आपको याद रखना है ये। फिर देखिए क्या बोल दिया, व्हाट शुड नॉट बी डन इन द लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है तब तक आपको क्या नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है, ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि जो आपने नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। आपने जो रूरल या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। आपने जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए न्यू लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड ऐसे बोल रखा है। आपने जो बॉन्ड खरीदे हैं शुड नाइदर बी ट्रांसफ़र नॉर शुड बी कन्वर्टेड इनटू मनी। ना तो आपको उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए, ना ही उसको मनी में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, द न्यू स्पेसिफाइड असेट शुड नॉट बी ट्रांसफ़र। पर याद रख लेना कि लॉक इन पीरियड इसके लिए बॉन्ड वाले पार्ट के लिए 5 ईयर है और बाकी सब के लिए 3 ईयर है, क्योंकि क्या पता ये आ जाए और आपको 3 ही याद हो, तो आपको मेन स्पेसिफिक ये याद रखना। ठीक, फिर आपको बोल दिया द न्यू स्पेसिफाइड असेट शुड नॉट बी ट्रांसफ़र इस वाले पार्ट में। ये किसका था, 54EE का था, जिसमें कोई भी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात करता है और उसके बदले में गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड एसेट खरीदते हो। यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, द न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। यहाँ पे भी यही बोल दिया, ऑल्सो फॉर 2 ईयर और 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। क्या बोल दिया आगे, ये बोल रहा है ऑल्सो फॉर 2 ईयर और 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर असेसी शुड नॉट परचेज कंस्ट्रक्ट रेस्पेक्टिवली अनादर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन एडिशन टू न्यू हाउस। अब देखिए मैंने क्या बताया कि आपके पास एक हाउस है ही, आपने अपने शेयर बेचे थे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, उसके बदले में जो भी अमाउंट आया उससे आपने क्या करा, एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट की कंडीशन पूरी करनी थी। तो आपके पास एक पुराना हाउस तो होना चाहिए, और नया हाउस किसकी वजह से हो गया, इस एग्जम्पशन की वजह से, क्योंकि आपको एग्जम्पशन लेनी थी, आपने खरीद लिया। अब ये नहीं कि जो ये 2 साल की कंडीशन है कि आपको ट्रांसफ़र के 2 साल के अंदर खरीदना है, या ट्रांसफ़र के 3 साल में आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, उस पर आप एक और हाउस ले रहे हो, तो आपको एक और हाउस नहीं लेना। तो कहने का मतलब आपका तीसरा हाउस एक और नहीं होना चाहिए। तो ये तो बोल रहा है ऑल्सो फॉर 2 ईयर ऑब्लिक 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर असेसी शुड नॉट परचेज और कंस्ट्रक्ट रेस्पेक्टिवली अनादर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन एडिशन टू न्यू हाउस। क्योंकि आपने न्यू हाउस तो ले लिया, तो आपको एक और हाउस नहीं लेना, याद रखना, ये बोल रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इफ़ लॉक इन पीरियड कंडीशन इज़ वायलेटेड। अगर लॉक इन पीरियड की कंडीशन वायलेट हो जाती है तो क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले एग्जम्प्ट था वो क्या होगा, या तो टैक्सेबल होगा, या क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। मतलब जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप दिखा रहे हो उसको कम कर दिया जाएगा, कम करोगे तो टैक्स ज़्यादा बनेगा। ठीक, लॉजिकली यही होता है। अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 में से 12 लेस कर रहे हो तो 8 लाख कैपिटल गेन बनता है। अगर मैंने 12 लाख की जगह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको बोल दिया 8, तो 20 में से 8 गए, 12 लाख बनेगा कैपिटल गेन। तो जो पहले 8 लाख कैपिटल गेन बन रहा था वो 12 लाख हो गया, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस हो गई। तो सीधी सी बात है, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, नॉर्मल पार्ट। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ का दे रखा है, देखिए बोल रहा है LTCG एग्जम्प्ट अर्लियर अंडर सेक्शन 54 विल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस। जो भी न्यू हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी उसकी जो भी कॉस्ट थी उसमें से रिड्यूस कर देंगे, जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपका टैक्स फिर क्या बनेगा, उस ईयर में ज़्यादा बनेगा जब भी आपने वो हाउस प्रॉपर्टी बेची होगी। बोल रहा है व्हाट इफ़ लॉक इन पीरियड कंडीशन इज़ वायलेटेड। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, LTCG/STCG एग्जम्प्ट अर्लियर अंडर सेक्शन 54V विल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि रूरल या अर्बन कुछ भी हो सकता है, उसकी जो भी कॉस्ट है उसमें से रिड्यूस कर दो। इसमें भी यही है, इसी तरीके से इसमें भी यही है। आपको बताया कि ये लैंड या बिल्डिंग आपने इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए खरीदी थी, नहीं, तो इसमें से कॉस्ट रिड्यूस कर दो, कॉस्ट में से रिड्यूस कर दो, कहने का मतलब जो भी पार्ट है। वैसे यहाँ पे क्या बोल दिया, LTCG एग्जम्प्ट अर्लियर अंडर सेक्शन 54EC विल बी टैक्स एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ वायलेशन। जिस ईयर में वायलेशन हुआ है उस ईयर में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फॉर्म में टैक्सेबल हो जाएगा। ये किसके लिए है, जब आपने लैंड या बिल्डिंग या दोनों को ट्रांसफ़र करने के बाद क्या खरीदे थे, बॉन्ड, याद रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के खरीदे थे। तो जब आपने वो बॉन्ड खरीदे तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि अगर आपने वॉयलेट कर दिया जो 3 साल का 5 साल का पार्ट, इसके लिए अराउंड मेरे हिसाब से 5 साल का था, तो अगर आपने वो वॉयलेट कर दिया और आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो जिस साल आपने ट्रांसफ़र किया उस साल आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जो पहले एग्जम्प्ट था वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, LTCG एग्जम्प्ट अर्लियर अंडर सेक्शन 54EE विल बी टैक्स एज LTCG इन द ईयर ऑफ वायलेशन। इसमें भी ये होगा। इसी तरीके से इसमें भी ये बोल रखा है कि जिस ईयर में वायलेशन किया गया है उस ईयर में वो LTCG बन जाएगा, यानी वो टैक्सेबल हो जाएगा। स्कीम ऑफ डिपॉजिट क्या है, ये मैंने आपको बताया था, वो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, जिसमें जनरली क्या होता है, आपको पता है कि रिटर्न सबमिट करने से पहले तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो या आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसमें जमा करा दो।
इससे क्या होगा कि आप आराम से पैसा उठा सकते हो, और जो भी आपको इन्वेस्टमेंट की लिमिट दे रखी है टाइम पीरियड की कि 3 साल में आपको बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, या 2 साल में आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र के 2 साल में आपको परचेज करना है, तो आराम से इसमें से पैसा यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये बोल रहा है एप्लीकेबल है मतलब जमा करा सकते हो, जमा करा सकते हो। इन दोनों में जमा नहीं करा सकते, मतलब 54 EC जो याद रखना बॉन्ड वाला है एक तरीके से, और 54 EE जो कि स्पेसिफाइड असेट वाला है गवर्नमेंट की, तो इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है और इनके लिए एप्लीकेबल है। ये किसका है आपका, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसको छोड़ के, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि 54 के पार्ट में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट आ जाता है, तो इसको छोड़ के उसके बदले में आपने क्या खरीदा होगा, आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी होगी इस पर्टिकुलर कंडीशन में, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए आपका ये पार्ट खत्म। अब जो बचे क्या बचे, बाकी 3, 54G, 54GA और 54GB। अब सारे पार्ट क्या है, सिमिलर लगेंगे आपको, ज़्यादा टिपिकल नहीं लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे 54G में क्या बोल रहा है, कोई भी एसएससी और कोई भी एसएससी। तो आपको अब कैसे ध्यान देना है, जब भी मैंने आपको ऊपर पार्ट बताया, मैं पहले ऊपर ले चलता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो जब मैंने आपको ये पार्ट बताया, तो देखिए आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 54 में इंडिविजुअल HUF, 54B में इंडिविजुअल HUF, और यहाँ पे इंडिविजुअल HUF, और यहाँ पे क्या बोल दिया, D में, EC में और EE में NESSC। तो इसके अलावा 54G में और 54GA में भी क्या बोल रहा है, NESSC, ये याद रख लेना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो मैं जल्दी से यहाँ आ जाता हूँ, ये आ गया। तो थोड़ा सा आपको लिंक करना पड़ता है। तो देखिए NESSC कैपिटल एसेट क्या ट्रांसफ़र की है, तो क्या बोल रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना कि जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को हमने ट्रांसफ़र किया तो कहाँ से किया, अर्बन एरिया से। तो इसका मतलब वो कहाँ जा रही है, किसी और एरिया में जो अर्बन एरिया नहीं है, याद रख लेना, तब जाके ये एग्जम्पशन मिलेगी। इसका मतलब अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की है और जिसको दी है वो अर्बन में ही है, तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आपने अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो शिफ्ट करी है वो कहाँ करी है, अर्बन एरिया से करी है। अब वो कहाँ करी होगी, बैकवर्ड एरिया में, यानी रूरल एरिया में, तब जाके एग्जम्पशन मिलेगी, ये याद रखना। ट्रांसफर्ड ए कैपिटल एसेट बीइंग मशीनरी और प्लांट और बिल्डिंग और लैंड और एनी राइट इन बिल्डिंग और लैंड, या तो मशीनरी या प्लांट या बिल्डिंग या लैंड, या बिल्डिंग या लैंड में कोई राइट है वो ट्रांसफ़र किया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम अर्बन एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाहे वो अर्बन में हो चाहे किधर किधर भी हो, एनी अदर हो, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो। लेकिन यहाँ पे जो आपने अर्बन एरिया से किया है तो वो रूरल एरिया में होना चाहिए या किसी ऐसे एरिया में होना चाहिए जो बैकवर्ड है, जो कि अर्बन नहीं है। ठीक है, तो अर्बन एरिया से ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन ऐसे एरिया में होना चाहिए जो अर्बन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, अर्बन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जो कि अर्बन भी हो सकता है और कोई अदर एरिया भी हो सकता है। क्या ट्रांसफ़र की गई कैपिटल एसेट के फॉर्म में, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, या एनी राइट इन बिल्डिंग और लैंड, सेम है। अब देखिए रिजल्टेंट कैपिटल गेन क्या आएगा, कुछ भी, LTCG, STCG, LTCG, STCG, कुछ भी आ सकता है। फिर देखिए एसेट जो परचेज की, ये कंडीशन जो आपको बताई थी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी इन अदर एरिया, इसमें भी क्या है, सेम है। तो बोल रहा है कि जिस भी एरिया में वहाँ पे आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदी, टाइम लिमिट क्या है परचेज की, विद इन 1 ईयर बिफोर ट्रांसफ़र और 3 ईयर फ्रॉम द ट्रांसफ़र। अब देखिए उसमें और उसमें क्या चेंज है, यानी सेक्शन जो 54 पढ़ रहे थे और 54F देख रहे थे, तो उसमें क्या बोला था, ट्रांसफ़र से जस्ट पहले 1 साल के अंदर खरीदी आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या ट्रांसफ़र के 2 साल बाद। लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या बोला था कि ट्रांसफ़र के 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र बिफोर, यानी विद इन 1 ईयर बिफोर ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र से जस्ट पहले 1 साल के अंदर आपने खरीद लियो ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, या ट्रांसफ़र के 3 साल में आपने खरीद लियो। 54G में भी सेम है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नॉट एप्लीकेबल दोनों में। फिर देखिए वही अमाउंट ऑफ एग्जेप्शन क्या है, लोअर ऑफ कैपिटल गेन एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स, सेम टू सेम पार्ट। लॉक इन पीरियड क्या है, 3 ईयर, सेम पार्ट। तो सिर्फ एक ही पार्ट के लिए यानी 54EC के लिए 5 ईयर का है और बाकी सब के लिए क्या है, 3 है। वॉट शुड नॉट बी डन इन द लॉक इन पीरियड, सीधी सी बात है कि जो न्यू एक्वायर्ड एसेट की है उसको 3 साल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करनी है, इसमें भी ये ट्रांसफ़र नहीं करनी है। अगर क्या होगा, अगर कंडीशन वॉयलेट की जाएगी तो इसमें क्या बोल दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी एग्जम्प्ट किया गया है अर्लियर अंडर सेक्शन 54G विल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू एसेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से रिड्यूस कर दोगे, इसमें भी यही होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डिपॉजिट की स्कीम, मतलब वो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम जो मैंने बताया था, या कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट है, वो एप्लीकेबल है, यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, 54EC में और 54EE में। चाहे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं,
ये दे रखा था नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, बाकी तीनों के लिए और इसके लिए एप्लीकेबल है। तो मतलब ये 54 ईसी का पार्ट था और ये 54 डबल ई का पार्ट था, तो इनमें नहीं है और बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। देखिए इससे आपकी आसानी है ये जो बनाया मैंने, जिससे क्या होगा आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपका लास्ट है जो है डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल कंपनी, सेक्शन 54 GB अमेंडेड। तो देखिए इसमें ये अमेंडेड बोल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, तो इसमें ये बता नहीं सकता कि किस किस जगह चेंजेस आए थे, तो इतना ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बस अमेंडमेंट है तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, तो आपको पिछले से कंपेयर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले पढ़े हैं तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ यार ये अमेंडमेंट हो गया होगा। एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ क्या बोल रहा है कि अगर वो अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, अब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में क्या बोल दिया, हाउस हो सकता है या प्लॉट ऑफ लैंड हो सकता है, ठीक है। Assessee must have transfer a long-term capital asset being residential property, that is a house or a plot of land. Such transfer should take place during 1st April 12 to 31st March 21. ये बोल रहा है Assessee must subscribe in the equity share of an eligible company within the due date of furnishing income tax return for the relevant assessment year. अब देखो एक तरीके से क्या कर रहा है, जो भी अमाउंट मिला उससे वो क्या कर रहा है, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर सब्सक्राइब कर रहा है। अब एलिजिबल कंपनी क्या है, और यार रखना क्या बोल रहा है, विद इन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे मैं बोलूँ कि 31 जुलाई 20 है तो उससे पहले उसको खरीद लेना चाहिए। अगर मैं 18-19 की बात कर रहा हूँ तो 31 जुलाई 19 है। जैसे मैं प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहा हूँ तो उस केस में क्या बोलूँगा, 31 जुलाई 21। अगर मैं प्रीवियस ईयर 18-19 की बात करूँगा तो 31 जुलाई 19 ऐसे बोलूँगा। तो बोल रहा है कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की ड्यू डेट है, क्योंकि जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की ड्यू डेट देखते हो तो वो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग देखते हो। तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर 2021 होगा। तो उसके लिए क्या होगी आपको पता है 31 जुलाई, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, 31 जुलाई 20 होगी क्योंकि 1920 है ना। तो आपको पता है कि जैसे 1 अप्रैल 19 से लेके आपकी जो भी इनकम आपने कमाई 31 मार्च 20 तक की, तो वैसे ही कैपिटल गेन की बात कर रहा है। तो कैपिटल गेन का आपने जो ट्रांसफ़र किया है जो भी पार्ट एसेट्स का, वो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के बीच में किया है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करा है, जो भी एसेट खरीदी है। तो उस केस में आपको पता है कि 31 जुलाई 20 इसके अंदर आपको रिटर्न भरनी है। तो बोल रहा है कि सच ट्रांसफर शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग 1 अप्रैल 12 टू 31 मार्च 21। फिर आपको बोल रहा है असेसी मस्ट सब्सक्राइब इन द इक्विटी शेयर ऑफ एन एलिजिबल कंपनी विद इन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू पता चल जाएगा। ये बोल रहा है एलिजिबल कंपनी मीन्स ए कंपनी विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, कि एक वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। द कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1st day of April of the previous year relevant to assessment year in which the capital gain arises to the due date of furnishing of return of income under section 139 subsection 1 by the assessee। देखिए यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि एक असेसी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जैसे कोई ट्रांसफ़र कर दी। तो यहाँ पे एग्जांपल में बोल रहा है 10 अगस्त 18 को ट्रांसफ़र कर दी। तो उस केस में जो कंपनी है जिसमें उसने क्या कर रखे, इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं उस एलिजिबल कंपनी में, वो एलिजिबल कंपनी किसके बीच में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो बोल रहा है कि जिस ईयर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है उस ईयर के शुरू से 1 अप्रैल 18 से लेकर 18-19 पूरा हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट तक। तो 18-19 तो पूरा हो जाएगा 31 मार्च 19 तक, लेकिन उसके बाद ड्यू डेट बढ़ने की जो डेट है यानी इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ने की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 19। तो यहाँ तक का पार्ट एक तरीके से एप्लीकेबल होगा, उसमें वो एलिजिबल कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए और आपके द्वारा उसके शेयर खरीदे हुए होने चाहिए। तो ये बोल रहा है मिस्टर एक्स हैज़ ट्रांसफर्ड हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एज ऑन 10th अगस्त 2018, then company should be incorporated between 1st April 18 and due date of furnishing return under section 139 subsection 1 by Mr. X that is 31st July 19। तो 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 जुलाई 19। अज्यूमिंग हिज अकाउंट्स आर नॉट लाइबल फॉर ऑडिट, क्योंकि अगर ऑडिट के दायरे में आते तो उस केस में क्या होता, 30 सितंबर हो जाती। क्या हो जाती, 30 सितंबर। तो ये एग्जाम्पल के फॉर्म में। फिर देखिए साथ में ये भी बोल दिया कि कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल और ए थिंग और इन एन एलिजिबल बिजनेस। ये बोल रहा है तो कंपनी क्या कर रही है, किसी पर्टिकुलर गुड्स या वस्तु के मैन्युफैक्चर करने में लगी हुई है या किसी एलिजिबल बिजनेस में। अब एलिजिबल बिजनेस का मतलब क्या है, ये बोला इट मीन्स ए बिजनेस विच इन्वॉल्व्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और सर्विस ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये बोल दिया नॉर्मल सा पार्ट है। इट इज़ अ कंपनी इन विच द असेसी हैज़ मोर देन 25% शेयर कैपिटल
और मोर देन 25% वोटिंग राइट आफ्टर द सब्सक्रिप्शन इन शेयर बाय द असेसी। तो ये बोल रहा है ये वो कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर के पास मतलब असेसी के पास 25% शेयर कैपिटल है, मोर देन 25% शेयर कैपिटल है, या वोटिंग राइट क्या है 25% से ज़्यादा है। एंड इट इज़ अ कंपनी विच क्वालिफाइज टू बी ए स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006 और इज़ एन एलिजिबल स्टार्टअप। इसका मतलब क्या है कि वो सेक्शन 80 IAC के अकॉर्डिंग एक एलिजिबल स्टार्टअप है, या ये एक MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग एक स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज है। माइक्रो तो नहीं है, स्मॉल या मीडियम बोल रखा है, माइक्रो नहीं बोल रखा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, कंपनी शुड बी यूटिलाइज दिस अमाउंट फॉर परचेज ऑफ न्यू एसेट विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर ने जैसे ही क्या करा, इन्वेस्ट किया इस एलिजिबल कंपनी में, तो कंपनी के पास अमाउंट आया। अब कंपनी ने इस पैसे को किसके लिए यूटिलाइज किया है, तो बोल रहा है कि न्यू एसेट को खरीदने के लिए। न्यू एसेट का मतलब क्या हो गया, नई प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए, लेकिन इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, ये बोल रखा है। ठीक है, तो जब आपने मुझसे डेप्रिशिएशन का टॉपिक कवर किया था तो उसमें भी आपने जनरली ये पॉइंट कवर किए थे, तो सेम टू सेम पॉइंट है कि प्लांट एंड मशीनरी आएगी लेकिन ये वाली नहीं आएगी, कह रहा है बट डज नॉट इंक्लूड। तो देखिए आपको पता ही है पहले में क्या बोलेगा, सेकंड हैंड मशीन, कहने का मतलब असेसी ने जो इंस्टॉल करी है प्लांट एंड मशीनरी, उससे पहले क्या है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए, या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर वो यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो यूज़ हो गई तो इसका मतलब वो नई प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। फिर दूसरे में क्या बोल दिया, ऑफिस के जो भी ऑफिस प्रोमाइसेस की बात कर रहे हैं, यानी ऑफिस की बिल्डिंग की बात कर रहा है, उसमें जो भी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया गया है, जो एक तरीके से क्या बोल रहे, देखो एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रोमाइसेस और एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, जैसे प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, चलो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो अगले पार्ट में दे रखे हैं कि ऑफिस अप्लाइंसेस, तो उसमें क्या हो गया एक तरीके से प्रिंटर ये सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा देखो जैसे AC हो गया, वो पार्ट भी इसमें नहीं आएगा। तो बोल रहा है इंक्लूडिंग एकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ गेस्ट हाउस, तो वो भी नहीं आएगा। तो मशीनरी प्लांट नहीं आएंगे। इसी तरीके से ऑफिस के अप्लायंस भी नहीं आएंगे, कोई व्हीकल भी नहीं आएगा। उसी तरीके से वो मशीनरी प्लांट जिस पे आप पहले ही 100% डिडक्शन ले चुके हो, तो वो भी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन के फॉर्म में या स्पेसिफाइड बिजनेस के मशीनरी या प्लांट के फॉर्म में जो आप 100% या वेटेड डिडक्शन ले चुके हो, तो आपको वो नई प्लांट एंड मशीनरी के फॉर्म में अलाउ नहीं होगा, यानी इसमें नहीं अलाउ होगा। उसी तरीके से F में क्या बोल दिया, इन केस ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप, लेकिन अगर एक एलिजिबल स्टार्टअप है जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप है, सो सर्टिफाइड बाय इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू असेट शैल इंक्लूड कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे, लेकिन इसमें क्या बोल दिया कि अगर एक एलिजिबल स्टार्टअप है जिसको अलाउ कर रखा है, सर्टिफाई किया गया है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया गया है, तो उस केस में जो कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि उसका काम ही क्या है, टेक्नोलॉजी का हो, तो उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसका क्या है, मेन यूज़ आते ही हैं। तो एक तरीके से वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएंगे। फिर ये बोल रहा है कि जो भी कंपनी ने ये नई एसेट खरीदी है, तो ये बोल रहा है कि असेसी ने जैसे ही इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब किया, उसके 1 साल के अंदर कंपनी को क्या करनी है, ये एसेट खरीदनी है, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। जैसे ये बोल रहा है कि इन द अफोर्सेड केस मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब इन द इक्विटी शेयर ऑफ एन एलिजिबल कंपनी विद इन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज 31 जुलाई 19, अज्यूमिंग हिज अकाउंट्स आर नॉट लाइबल फॉर ऑडिट। अभी आपने ऊपर का एग्जांपल देखा जिसमें आपको पता है कि आपने ट्रांसफ़र किए, तो उस ट्रांसफ़र के अंदर जो एलिजिबल कंपनी थी उसका आपको क्या करना है, शेयर खरीदने। तो ये बोल रहा है कि उस केस में आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करने से पहले आपको शेयर खरीदने हैं। तो मान के चलिए 31 जुलाई 19 से पहले आपने शेयर खरीद ली। अभी बोल रहा है इफ मिस्टर एक्स हैज़ सब्सक्राइब्ड इन इक्विटी कैपिटल ऑफ एलिजिबल कंपनी ऑन 15 दिसंबर 18। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है इसी का कि 15 दिसंबर 18 को खरीद लिए, तो उस केस में क्या बोला, देन कंपनी शुड एक्वायर न्यू एसेट विद इन 1 ईयर फ्रॉम 15 दिसंबर 18। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 15 दिसंबर 18 से लेकर 15 दिसंबर 19 तक कंपनी को क्या करनी है, एक नई एसेट खरीद लेनी है, क्योंकि इक्विटी शेयर जो सब्सक्राइब किए शेयर होल्डर ने, वो कंपनी के पास अमाउंट आ गया है। अब कंपनी क्या करेगी, उसको नई एसेट खरीदने के लिए यूज़ करेगी। ठीक है, स्कीम ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल है, सेम टू सेम ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है अमाउंट ऑफ नेट कंसिडरेशन विच हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर टू एसएससी टू द एक्सटेंट इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ न्यू एसेट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम बाय द एसएससी अंडर सेक्शन 139 शैल बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी बिफोर द सेट ड्यू डेट इन द कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। इसका मतलब ये बोल रहा है कि देखिए कि जैसे आप मान के चल लीजिए कि 31 जुलाई 19 को क्या करना था, एसएससी को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी थी। ठीक है, तो उससे पहले कंपनी का जो भी पैसा आया था शेयर होल्डर का, क्योंकि शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किए थे, आपको पता है कि मोर देन 25% शेयर सब्सक्राइब किए,
तो जैसे जो अमाउंट कंपनी के पास आया, कंपनी को क्या करनी थी, नई असेट उसकी रिटर्न बढ़ने से पहले खरीद लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर कंपनी नहीं खरीद पाई तो कंपनी क्या कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि स्कीम ऑफ डिपॉजिट एप्लीकेबल है, तो कंपनी कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करा सकती है, जिससे एक तरीके से क्या हो जाएगी, जो पर्टिकुलर एसेट ट्रांसफ़र करिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। क्योंकि अगर कंपनी ने ऐसा नहीं करेगी तो उस केस में जो भी अनयूटिलाइज अमाउंट है, या मैं बोल सकता हूँ कि कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में नहीं जमा कराया, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे और आपका मैं बोल सकता हूँ कि टैक्सेशन का पार्ट भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है। जैसे आपने सेम पार्ट निकाला था, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेट सेल्स कंसिडरेशन। सेम पार्ट कौन सा, एक बार आप देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें टिपिकल पार्ट ये है कि बहुत सारी टेबल बनी हुई है, तो थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत होती है पर्टिकुलर ऊपर जाने में। देखिए ये अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू LTCG अपॉन नेट कंसिडरेशन मैंने बताया था AI। जैसे नेट कंसिडरेशन मैंने बताया था 20 में से आपने कितना इन्वेस्ट किया, 12 लाख ही किया नई हाउस प्रॉपर्टी में, तो उस केस में आपको पता है कि LTCG कितना एग्जम्प्ट होगा। तो नेट कंसिडरेशन ऊपर क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड, यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट है। तो अब देखिए क्या करते हैं अपन, इस वाले पार्ट में देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें यही बोल रखा है, देखिए नेट कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट इन द न्यू असेट बाय द एलिजिबल कंपनी। क्योंकि हमने क्या है, उस एलिजिबल कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं, तो नई असेट में कितना कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है और इनटू कैपिटल गेन। नेट सेल्स कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, वही सेल्स कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। तो सेम पार्ट है, कोई ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी, रिवोकेशन ऑफ बेनिफिट एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो देखिए जनरली इसमें लॉक इन पीरियड की बात कर रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी एलिजिबल कंपनी ने नई एसेट खरीदी है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना 5 साल के अंदर। अगर वो 5 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है तो उस केस में क्या होगा, ये केस दे रखे हैं, देखिए केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड ऐसे दे रखा है। ये बोल रहा है कि अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है नया एसेट के फॉर्म में, तो लॉक इन पीरियड 5 साल की जगह 3 साल रहेगा, लेकिन बाकी सारी एसेट के लिए क्या होगा, लॉक इन पीरियड 5 साल रहेगा। अब आप बोलोगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो सर एलिजिबल ही नहीं है नई एसेट के लिए, लेकिन वो किसके लिए है, एक एलिजिबल स्टार्टअप जिसको सर्टिफिकेशन मिला है, तो उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर न्यू प्लांट एंड मशीनरी के फॉर्म में हो सकते हैं, न्यू एसेट के फॉर्म में हो सकते हैं। तो उस केस में उसका लॉक इन पीरियड 3 साल है, उसको 3 साल तक उसको होल्ड करके रखना है जब से उसने खरीदा है। लेकिन बाकी सारे असेसीज के केस में क्या होगा, बाकी सारी एलिजिबल कंपनीज के केस में क्या होगा, एक तरीके से उसको 5 साल तक होल्ड करना है बाकी प्लांट एंड मशीनरी को। फिर बोल रहा है सेकंड, इफ द इक्विटी शेयर ऑफ द एलिजिबल कंपनी इज ट्रांसफर्ड बाय द असेसी विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, बेनिफिट अवेल्ड अर्लियर शैल बी रिवोक। तो क्या हुआ, एलिजिबल कंपनी में उस शेयर होल्डर के शेयर्स थे, उसने खरीद रखे थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिया खरीदने के 5 साल के अंदर, तो तब भी जो बेनिफिट है वो रिवोक हो जाएगा, बेनिफिट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इफ़ द अमाउंट हेल्ड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम इज अनयूटिलाइज, बेनिफिट अवेल्ड अर्लियर शैल बी रिवोक। वही सीधी सी बात है, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में क्यों जमा कराते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक टाइम मिल जाए, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होगा, जो बेनिफिट पहले मिले थे वो रिवोक हो जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहले और जो दूसरे केस में उसमें रिवोकेशन में कैपिटल गेन का पार्ट क्या रहेगा, तो बोल रहा है सच रिवोक्ड इनकम exemption or proportionate thereof shall be taxable in the hands of assessee, that is person who has transferred residential property as long term capital gain in the year of revocation of condition। क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं रिवोकेशन का पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर जो नई असेट ट्रांसफ़र कर दी एलिजिबल कंपनी ने 5 साल के अंदर, जब से खरीदा था उसके 5 साल के अंदर, तो उसके लिए लायबल किसको ठहराया जाएगा, शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि किसके हाथ में होगी, द पर्सन हु हैज़ ट्रांसफर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यानी इस केस में किसके लिए बोल रहा है, शेयर होल्डर के लिए बोल रहा है। नोट, इट इज़ टू बी नोटेड दैट कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और द न्यू असेट इन द हैंड ऑफ असेसी और द कंपनी एज द केस मे बी इज ऑल्सो टैक्सेबल सेपरेटली। इसी तरीके से क्या बोल रहा है कि जो न्यू असेट है उस पर जो कैपिटल गेन अराइज होगा तो असेसी के हैंड में और कंपनी के हैंड में सेपरेटली टैक्सेबल होगा। रिवोकेशन ड्यू टू केस 3 अबो। अब केस 3 क्या था, आपने देखा था कि कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम को ढंग से यूटिलाइज नहीं करा और अनयूटिलाइज रह गया, तो उस केस में क्या बोल दिया, चार्जेबल अमाउंट इन द हैंड ऑफ असेसी डेट इज द पर्सन हु हैज ट्रांसफर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इज अनयूटिलाइज अमाउंट फॉर विच बेनिफिट अंडर सेक्शन 54 GB इज अवेल्ड। इसका मतलब है कि जो भी कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में अनयूटिलाइज अमाउंट रह गया वो यहाँ नेट सेल्स कंसिडरेशन बोल दिया। तो देखिए नेट सेल्स कंसिडरेशन, वैसे आप क्या बोलते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड, पर आपको पता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड को आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में डाल दिया था, उसमें से कुछ अमाउंट आपने यूटिलाइज कर दिया और कुछ क्या है आपका अनयूटिलाइज है। तो ये बोला जितना अनयूटिलाइज है
उसका बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा, वो रिवोक हो गया और वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो उस केस में क्या बोल रहा है, कैसे होगा कि अनयूटिलाइज अमाउंट अपॉन नेट सेल्स कंसिडरेशन इनटू ओरिजिनल कैपिटल गेन, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच 1 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी शेयर बाय द एसएससी एक्सपायर। तो बोल रहा है कि जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए स्कीम ऑफ डिपॉजिट तो जनरली मैंने आपको बता दी कि जैसे ही वो कंडीशन पूरी नहीं करी, अनयूटिलाइज पार्ट रह गया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा किस साल, जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है कि स्कीम ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट आती है उससे पहले क्या करो, आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा करा दो। तो ये बोल रहा है व्हेन इज इट एप्लीकेबल इफ द असेसी इज अनेबल टू इन्वेस्ट इन द न्यू असेट एज स्पेसिफाइड अबोव। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफ़र के 2 साल के अंदर खरीद नहीं पाया, ट्रांसफ़र के 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया। अगर आपको सिंपल एग्जांपल समझना है तो 54 का देख लेना कि जब भी नई एसेट में इन्वेस्ट किया है तो उस हिसाब से सोच के चलिए कि यार वो 3 साल में कंस्ट्रक्ट नहीं करा पा रहा, 2 साल के अंदर नहीं खरीद पा रहा, तो इस केस में क्या होगा, वो क्या करेगा, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा देगा। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा देना, क्योंकि एक स्कीम प्रोवाइड की गई है। तो बोल रहा है इफ असेसी इज अनेबल टू इन्वेस्ट इन द न्यू असेट एज स्पेसिफाइड अबव ऑन और बिफोर फाइलिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम और ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। यानी कहने का मतलब जो भी 31 जुलाई या 30 सितंबर की ड्यू डेट दे रखी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की, उससे पहले अगर वो जमा नहीं करवा उससे पहले क्या करता है, अगर वो एसेट्स को खरीद नहीं पाता, कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता, तो उस केस में वो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है व्हाट शुड द असेसी डू। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ही शुड डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट द अमाउंट फॉर विच एग्जम्पशन ही विशेज टू क्लेम। तो जिसके लिए वो एक तरीके से क्लेम करना चाहता है एग्जम्पशन का अमाउंट, उतना वो जमा करा देगा। ही में देन परचेज द असेट विद इन द 2 ईयर और 3 ईयर टाइम लिमिट एज स्पेसिफाइड अबव बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द अकाउंट। फिर आराम से क्या करेगा, जब भी उसको कंस्ट्रक्शन करना है, अमाउंट चाहिए, उसमें से निकालता रहेगा। एनी मनी रिमेनिंग अनयूटिलाइज, तो वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगी। कब, जिस ईयर में वो पीरियड एक्सपायर हो गया, 2 साल का या 3 साल का जो भी एक्सपायर हुआ है। कह रहा है विल बी टैक्स एज LTCG और STCG एज द केस मे बी इन द ईयर इन विच 2 ईयर और 3 ईयर पीरियड एक्सपायर कैन बी विदड्रॉन इन द ईयर इन विच 2 ईयर और 3 ईयर पीरियड एक्सपायर। जैसे ही वो एक्सपायर हुआ तो अमाउंट निकाल लो जो भी अनयूटिलाइज है, लेकिन बाद में वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिस ईयर में जैसे ही वो पीरियड एक्सपायर हुआ है। फिर देखिए बोल रहा है व्हेन शुड ही मेक द डिपॉजिट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि उसको कब जमा करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इनकम टैक्स की रिटर्न जो भी ड्यू डेट है उससे पहले उसको कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा देना चाहिए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है फाइलिंग ऑन और बिफोर फाइलिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम और ड्यू डेट। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो ड्यू डेट है या जब भी वो इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहा है उससे पहले उसको जमा करा देना चाहिए। फिर बोल रहा है वेन एवर the mode of transfer is compulsory acquisition, the time limit to purchase the new asset will begin from the date of receipt of compensation and not from the date of transfer। देखिए ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के क्या होते हैं रूल बहुत टिपिकल होते हैं। या मान के चलिए कि एक्विज जो कंपनसेशन मिलता है इनिशियल या जो भी आप एनहांस की बात कर रहे हो, तो कंपनसेशन मिलने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो बोल रहा है कि जैसे ही इनिशियल कंपनसेशन मिला उस ईयर से नई एसेट के परचेज का टाइम देखा जाएगा, न कि ट्रांसफ़र की डेट से। ट्रांसफ़र तो 12-13 में हुई, तो उस हिसाब से तो 2-3 साल वैसे ही गुजर जाएंगे, 2 या 3 साल जो भी कंडीशन है। तो उस केस में क्या बोल दिया कि जैसे ही कंपनसेशन रिसिप्ट हुआ है उस वक्त के हिसाब से नई एसेट के परचेज का टाइम लिमिट देखा जाएगा। अब देखिए क्या बोल दिया, एग्जम्पशन अंडर मोर देन वन प्रोविजन। पढ़ के देख लेना। ये बोल रहा है कि जैसे अगर आपको 54 की एग्जम्पशन मिली हुई है तो आप क्या कर सकते हो, 54F की भी ले सकते हो या 54GB की भी ले सकते हो, अलग अलग ले सकते हो। लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे। तो ये बोल रहा है एन एसएससी कैन क्लेम एग्जम्पशन अंडर मोर देन वन सेक्शन इफ कंडीशन ऑफ रेस्पेक्टिव सेक्शंस आर फुलफिल्ड। तो सीधी सी बात है, अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो ले सकते हो। एन एसएससी डेराइविंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस can claim benefit under section 54 by investing a part of the capital gain in acquisition of new residential house property and as well as claim benefit under section 54 EC by investing remaining part of the capital gain in acquisition of specified security। अब देखिए सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है, आपने 54 EC पढ़ा तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, आप बॉन्ड खरीदोगे किसके, NHAI के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, या REC के खरीदोगे बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने उस वक्त क्या ट्रांसफ़र किया होगा, अपनी लैंड या बिल्डिंग या बोथ। तो ये बोल रहा है कि जब आपने अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी तो वो भी एक तरीके से बिल्डिंग के फॉर्म में हो गई। तो जैसे ही आपने ट्रांसफ़र करी उसका जो भी पैसा मिला, कुछ पार्ट आपने क्या करा, नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूज़ कर लिया, और कुछ उसका जो पार्ट है सेल्स कंसिडरेशन का उसके लिए आपने बॉन्ड खरीद लिए। तो इस केस में आपको दोनों एग्जम्पशन मिल जाएगी, 54 की भी और 54 EC की भी। ये बोल दिया।
अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर एक्वायरिंग न्यू असेट और डिपॉजिटिंग और इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। देखिए सीधी सी बात है कि जैसे एनहांस कंपनसेशन आपको मिल जाता है, ये बोल रहा है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इनिशियल कंपनसेशन आपको मिल रहा है तो उसमें टाइम लग रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आपको इनिशियल कंपनसेशन मिला उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की कंडीशन देखी जाएगी, न कि ट्रांसफ़र की डेट को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एप्लीकेबिलिटी वेयर द ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट इज बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। इसका मतलब हम नहीं चाहते थे तब भी हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ गई, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, क्योंकि गवर्नमेंट की इसी प्रोजेक्ट के बीच में हमारी लैंड बिल्डिंग आ रही थी तो गवर्नमेंट ने वो एक्वायर कर दी, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवॉर्डेड फॉर सच एक्विजिशन इज नॉट रिसीव्ड बाय द असेसी ऑन डेट ऑफ सच ट्रांसफर, और ट्रांसफर की डेट पे अमाउंट नहीं मिला तो उस केस में बोल रहा है कि पीरियड कब से काउंट होगा, जब से अमाउंट मिला। तो बोल रहा द पीरियड फॉर एक्वायरिंग द न्यू एसेट और द पीरियड अवेलेबल टू असेसी फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन in relation to such compensation as is not received on the date of transfer shall be reckoned from the date of receipt of such compensation। इसका मतलब इस पूरी लाइन का यानी इस पूरे पार्ट का मतलब क्या है कि जब से आपको कंपनसेशन मिला उस साल से आपका क्या होगा, वो न्यू असेट्स का पार्ट आप देखोगे कि न्यू असेट खरीदने का टाइम पीरियड क्या है। जैसे आपको पता है कि न्यू एसेट खरीदने का टाइम पीरियड 2 साल है, तो वो कब से देखोगे, जब से आपको कंपनसेशन मिला है, न कि जब से ट्रांसफ़र हुआ है। तो ट्रांसफ़र की डेट नहीं देखेंगे, जब से कंपनसेशन मिला है। वैसे ही अगर आप कैपिटल गेन में जमा करा रहे हो तो उसके पार्ट में भी आप क्या देखोगे, जब से आपको कंपनसेशन मिला है उसके बाद आप आराम से कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा सकते हो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले, ठीक है। नोट्स में क्या बोल रहा है, इट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 54, 54B, D, EC एंड 54F। तो 54S तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप ये कंडीशन पढ़ रहे हो। उसमें आपको बोल रहा है कि ट्रांसफ़र की डेट से एप्लीकेबल होगा, लेकिन इस केस में ट्रांसफ़र की डेट से एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें कब से होगा, जब से कंपनसेशन मिला है उसके बाद से। एनहांस कंपनसेशन में भी यही बोल रहा है, इन केस ऑफ एनहांस कंपनसेशन द पीरियड फॉर एक्वायरिंग द न्यू एसेट शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एनहांस कंपनसेशन। जब से वो एनहांस कंपनसेशन मिला है तब से, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट सारा समझ में आया होगा। लास्ट का पार्ट थोड़ा क्या था, टिपिकल था, जो लास्ट सेक्शन था 54 GB, लेकिन एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसको पढ़ के देखोगे तो शॉर्ट में कवर करोगे तो इसमें भी क्या पार्ट आएगा, वही आएगा। एलिजिबल कंपनी जितना ज़्यादा पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एलिजिबल स्टार्टअप देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको देखना है कि लॉक इन पीरियड क्या है। जैसे ही इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसके 1 साल के अंदर नई एसेट खरीदनी है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉक इन पीरियड 5 साल का है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए 3 साल का है। इस तरीके से आपको कवर करना है। रिवोकेशन का पार्ट होगा तो उस केस में किसके लिए वो लायबल होगा कैपिटल गेन का, वो पार्ट आपको देखना है और सारा पार्ट आपको सिंपल लगेगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पार्ट खत्म। अब मैं अगली वीडियो में आपको क्या करूँगा, जो भी मैं अनसॉल्व MCQs प्रोवाइड कराऊंगा उसकी सॉल्व PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा और सॉल्व एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।